नमस्कार। और आज हम लोग कुछ विधि से संबंधित बात करेंगे। इसमें उपेक्षापूर्ण कार्य, आपराधिक उपेक्षा, उतावलेपन और कुछ केस के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे उपेक्षापूर्ण कार्य से अभिप्राय ऐसे कार्य के लोप से है जिसकी एक विचारशील एवं युक्ति युक्त व्यक्ति तत्कालीन परिस्थितियों में अवश्य करेगा। कोई खतरनाक या भयानक कार्य यह जानते हुए कि वह ऐसा ही और उससे चोट लग सकती है या लगने की संभावना है करना आपराधिक उतावलापन है। दूसरा हो जाता है आपराधिक उपेक्षा से अभिप्राय किसी ऐसे कार्य को विचारते हुए करना है जिनका अवैध एवं बुरा परिणाम होगा, परंतु यदि परिस्थितियों से ही यह पता चले कि अपराधी ने वह सावधानी नहीं रखी जो उसके लिए आवश्यक थी और यदि वह सावधान रहता तो परिणाम का उसे ज्ञान होता। उतावलापन और उपेक्षा एक ही कार्य के अलग अलग रूप हैं। लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम्स ने कहा है कि उतावलेपन में संभावित परिणाम को दूरदर्शिता होती है जबकि असावधानीपूर्ण उपेक्षा में, जिसे उपेक्षा कहते हैं, ऐसी दूरदर्शिता नहीं रहती। उतावलापन आशय के समान होता है जिसमें परिणाम पहले से मालूम रहता है, परंतु दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि आशय में परिणाम निश्चित रूप से ज्ञात रहता है या दूरदर्शिता रहती है, जबकि उतावलापन में परिणाम का ज्ञान केवल एक संभावना के रूप में रहता है। उतावलेपन एवं उपेक्षा से वाहन चालन के मामलों में केवल गति निर्णायक बिंदु नहीं हो सकती, वाहन चलाने का तरीका भी काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि वाहन इस तरीके से चलाया जाए जिससे मानव जीवन संकट में पड़ जाए तो वह धारा 304 को भारतीय न्याय संहिता 106 की परिधि में आ जाता है। ऐसे मामले में घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत लागू होता है। एक केस इसी में आता है। जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में घटना स्वयं बोलती है के सिद्धांत का व्याख्या की गई है। उच्चतम न्यायालय ने इसे साक्ष्य का एक नियम मानते हुए इसे मुख्य रूप से दुष्कृति के सिविल मामलों में प्रयोज्य ठहराया। इस मामले में जैकब मैथ्यू परिवादी के पिता के मुंह पर हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा एक खाली गैस सिलेंडर रखा गया, जिसके कारण श्वास रोध से परिवादी के पिता की मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित चिकित्सक को आपराधिक अभियोजन के लिए उचित नहीं माना। अधिक से अधिक हॉस्पिटल के विरुद्ध सिविल विधि के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई। इसी में एक और केस होता है। मोहम्मद आयनुद्दीन उर्फ मियाम बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि उतावलेपन से किए गए कार्य एवं जानबूझकर किए गए कार्य में अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। फिर भी उतावलेपन में किया गया कार्य इस भाव में शासय किया गया कार्य हो सकता है कि वह सम्यक सावधानी एवं सतर्कता के बिना किया गया था।
इसी में एक महत्वपूर्ण मामला है उतावलेपन एवं उपेक्षा के संबंध में निम्नलिखित मामला उद्धरणीय है। बलदेव जी भाटी जी ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला। इसमें अभियुक्त चालक ने गाड़ी को मृतक के ऊपर चढ़ा दिया जबकि वह सड़क पार कर रहा था। अभियुक्त ने गाड़ी को दूसरी तरफ जहां की काफी जगह थी मोड़कर मृतक को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। यह धारण किया गया कि अभियुक्त इस धारा के अंतर्गत दोषी था। एक और केस होता है जगन्नाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। इसमें भी अभियुक्त जगन्नाथ जब बंदूक चला रहा था तब मृतक बंशी अचानक ही पीछे से सामने आ गया। यह धारण किया गया कि मृतक बंशी की मृत्यु दुर्घटना का परिणाम थी, अभियुक्त के उतावलेपन एवं उपेक्षापन का नहीं। और एक केस इसी में आ जाता है जुग्गल खां का मामला। इसमें अभियुक्त एक होम्योपैथिक चिकित्सक था। उसने के एक रोगी को 24 बूंद स्ट्रोमोनियम तथा धतूरा की पत्ती बिना इसके प्रभाव का अध्ययन किए दे दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि अभियुक्त धारा 304 को भारतीय न्याय संहिता 106 के अंतर्गत दोषी है। सुपुदी का मामला। इसमें अभियुक्त एक 17 वर्षीय लड़की थी जो संयोग से अपनी पीठ पर बांधकर अपनी कल्पायु पुत्री को ले जा रही थी। उसके पति से झगड़ा हो गया था। अभियुक्त ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दूसरे दिन वह लड़की कुएं में जीवित मिली लेकिन उसकी अल्पायु पुत्री मर चुकी थी। यह धारण किया गया था कि अभियुक्त धारा 304 को धारा 106 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध की दोषी थी क्योंकि उसने कुएं में गिरने से पूर्व अपनी पुत्री को नीचे जमीन पर नहीं उतारा था। एक है रमुआ का मामला। रमुआ, इसमें अभियुक्त पत्नी ने अपने पति को घातक विष दे दिया यह समझकर कि वह रीतिवर्धक औषधि है और उसके प्रति उसके पति का प्रेम और भी तीव्र हो उठेगा। विष के प्रभाव से पति की मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि अभियुक्त धारा 304 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अपराध की दोषी थी क्योंकि उसने रतिवर्धक औषधि के मामले में अविचार पूर्वक और उपेक्षा पूर्वक कार्य किया जो विषैली सिद्ध हुई। एक है ग्रेगरी के मामले। इसमें अभियुक्त ने अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए अपने संडास के बाहर बिजली का एक खुला तार लगा दिया लेकिन उसके संबंध में चेतावनी का कोई संकेत नहीं लगाया गया था। एक व्यक्ति को उस तार से झटका लगता और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती। यह धारण किया गया कि अभियुक्त धारा 304 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अपराध का दोषी था। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम सुभाष उर्फ पप्पू के मामले में मृतक की घटना के 30 दिन बाद हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान स्पेक्टिग्मा के कारण मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने इसे हत्या का बजाय आपराधिक मानव वध का मामला माना अर्थात धारा 302 धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के बजाय भाग धारा 304 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के भाग 1 का मामला माना। उसी तरह एक होता है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बनाम रामचंद्र रविदास के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि लापरवाही एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित किए जाने के मामले में भारतीय न्याय संहिता एवं मोटर वाहन अधिनियम दोनों के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है। गुरुदेव सिंह का मामला। अभियुक्त एक भरे ट्रक का चालक था। यातायात पुलिस ने ट्रक को रोकने का संकेत दिया लेकिन वह उससे बचकर निकलना चाहता था अतः उसने ट्रक को तेजी से चलाया। इतने में एक लड़की जो सड़क पार कर रही थी उससे टकराई और उसकी मृत्यु हो गई।
यह धारण किया गया था कि अभियुक्त इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी था। तुकाराम सीताराम का मामला, इसमें यह धारण किया गया कि यदि किसी वाहन का चालक भोंपू नहीं बजाता है, इसलिए कि ऐसा करना यातायात के नियमों के द्वारा प्रतिसिद्ध था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उचित एवं युक्तियुक्त सावधानी से काम लेने में चूक नहीं की है, और न ही यह कहा जा सकता है कि भोंपू बजाना उसका एक अनिवार्य कर्तव्य था। अतः चालक को उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। एक है सरबजीत सिंह का मामला बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया तथा विपक्षी दल पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने ऐसे 4 वर्ष बालक को उठाया और उसे जमीन पर पछाड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने धारा 304 भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के भाग 2 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध का दोषी माना। उच्चतम न्यायालय ने इसे न तो हत्या माना और न ही उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का मामला। सतनाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध स्कूटर चालक को जानबूझकर कुचल डालने का आरोप था। यह कहा गया कि ट्रक चालक अभियुक्त ने जानबूझकर ट्रक का अत्यधिक तेज रफ्तार से चलाकर स्कूटर चालक की मृत्यु कारित कर दी, लेकिन जानबूझकर ट्रक को तेज चलाने तथा संशय स्कूटर चालक को मारने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। साक्षियों के बयान घटना के 3 दिन बाद लेखबद्ध किए गए थे। अभियुक्त को धारा 302 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत हत्या का दोषी नहीं मानते हुए धारा 304 को धारा 106 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उपेक्षा से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने का दोषी माना गया। इसी में हो जाता है राजन बनाम जोसेफ के मामले में घरेलू नौकरानी की वॉशिंग मशीन पर काम करते हुए विद्युत प्रवाह के संपर्क में आने से मृत्यु हो गई। विद्युत निरीक्षक द्वारा जांच की गई। जांच में वॉशिंग मशीन में कोई लीकेज नहीं पाया गया। संभावना लगी कि मृतका के गीले हाथ मशीन के पीछे लगे प्लग के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिससे प्रत्यर्थी अभियुक्त की कोई लापरवाही नहीं पाई गई। फिर भी उसे प्रत्यर्थी 1 लाख रुपए प्रतिकर दिलाए गए। परिवीक्षा का लाभ उपेक्षा एवं मुकाबलेपन से वाहन चलाकर मृत्यु कारित किए जाने के मामलों में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम सुरेंद्र सिंह के मामले में कहा गया है कि लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में भुगती हुई सजा पर छोड़ना न्यायोचित नहीं है। ये इसमें कहा गया है। उसमें आ जाता है 107 शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और 108 आ जाता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 108 में आ जाता है गंगुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए 2 बातें आवश्यक मानी गई है। पहला है दुराशय मैंसीरिया और दूसरा है स्वक्रिय कार्य, जिसको कहते हैं एक्टिव एक्ट। जहां दहेज को लेकर पति पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो रहे हो, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा हो, पत्नी ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण की मांग की हो, दोनों द्वारा विवाह विच्छेद का दस्तावेज भी निष्पादित कर दिया गया हो, पर उस पर अमल नहीं हुआ हो, पति द्वारा मृतक के पिता से दहेज की मांग की गई हो, मृत्यु से पूर्व मृतक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई हो तथा पत्नी ने अपना स्थानांतरण भी अन्य विद्यालय में चाहा हो, वहां पत्नी द्वारा आत्महत्या किया जाना अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध का गठन करता है। उसे आ जाता है पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है। इस मामले में पति और उसके माता पिता द्वारा वधू से निरंतर दहेज की मांग की जाती रही थी।
उसे टीवी, स्कूटर आदि लाने को कहा जाता था। वधू द्वारा आत्महत्या किए जाने के एक दिन पूर्व ही पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। पत्नी की बहन से पति ने यह साफ साफ कहा था कि वह अब भविष्य में उसकी पत्नी का मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। इसे आत्महत्या का दुष्प्रेरण माना गया। उसके बाद इसी में एक और केस है, और ये केस है पी रत्नम नागभूषण पटनायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या करने के प्रयत्न एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण को भिन्न भिन्न अपराध बताते हुए कहा है कि स्वयं की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना दूसरे की मृत्यु कारित करने के लिए उसे दुष्प्रेरित करने से सिद्धांत भिन्न है। दोनों को एक जैसा अपराध नहीं माना जा सकता। स्वयं की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना भले ही अपराध न हो, लेकिन दूसरे की मृत्यु कारित करने में सहायक बनना या उसे दुष्प्रेरित करना निश्चित ही अपराध है। सतनाम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला। इस मामले में मृतक के विसरा में एल्युमिनियम विस्फोटक पाया गया, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि विष किसके द्वारा दिया गया था। मामला विष के अकस्मात उपभोग का लगा। उसे धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया। एक केस है भगवान दास बनाम करतार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि केवल पति पत्नी में मतभेद होना धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत हत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। डी विकास पंथी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में अपमान एवं अमानवीय व्यवहार से तंग होकर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने को धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध माना गया है। इसी में आता है ब्रजेश वेंकटराय अनवेकर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि महिला पर हमला करना उसके सम्मान पर आक्रमण करना है। उसका प्रभाव प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी महिला को 2-3 थप्पड़ मार देना उसके लिए अपमानजनक हो सकता है और वह आत्महत्या के दुष्प्रेरण का कारण बन सकता है। उसके बाद गुलशन भाई राय संघ भाई चौरसिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला। इस मामले में अपीलार्थी अभियुक्त पर धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का आरोप था। अपीलार्थी के एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। पत्नी उससे पति से मकान के टेरेस पर अलग रहती थी। उसने विषापन कर आत्महत्या कर ली। अभियुक्त को धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का दोषी नहीं माना गया, क्योंकि पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मानसिक क्रूरता इस प्रकृति की नहीं थी कि उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़े। पत्नी को शारीरिक या मानसिक यातना देने का कोई साक्ष्य नहीं था। गुरुचरण सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में अभियुक्त पर धारा 306 भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण का आरोप था। यह कहा गया कि अभियुक्त पति द्वारा दहेज की मांग करने तथा उसे यातना देने के कारण पत्नी द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर पत्नी को कभी परेशान किया गया हो या यातना दी गई हो। अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया था। ये कुछ केस था 108 सेक्शन का, जो कि उसके बाद आता है 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 का हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। केवल हत्या ही नहीं, हत्या करने का प्रयत्न करना भी एक अपराध है, क्योंकि यह हत्या का एक पूर्ववर्ती प्रक्रम है और यदि वह पूर्ण हो जाता है तो वह हत्या का रूप धारण कर लेता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयत्न एक असफल कार्य होता है जो आशायित परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उससे हानि भी हो सकती है और नहीं भी। जहाँ हानि होती है वहाँ अधिक दंड दिया जाता है और जहाँ हानि नहीं होती है वहाँ कम। धारा 109 में हत्या का प्रयत्न के बारे में प्रावधान किया गया है। आवश्यक तत्व: कारित कार्य का मृत्यु के लिए पर्याप्त होना एवं कारित करने का आशय होना। प्रयत्न, इसमें प्रयत्न में यहां यह उल्लेखनीय है कि केवल मृत्यु कारित करने की धमकी देना धारा 109 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का अपराध गठित नहीं करता। जहां किसी व्यक्ति ने हमला करने का प्रयास किया हो लेकिन यह व्यक्ति जिस पर हमला किए जाने का प्रयास किया गया है बच निकला हो, वहां उसे हत्या का प्रयत्न नहीं माना जा सकता। रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि हत्या के प्रयत्न के मामले में आशय अथवा ज्ञान अवधारणीय प्रश्न होते हैं। अमित राणा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि हत्या के प्रयत्न के अपराध के गठन के लिए पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर चोटें कारित होना आवश्यक नहीं है। हत्या करने का आशय एवं उसके अनुक्रम में किया गया कार्य महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण मामले हत्या के प्रयत्न के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले हैं। एक है गंगू का मामला, दूसरा है बादशाह सिंह का मामला, तीसरा ओम प्रकाश सिंह का मामला, चौथा है गुलाम कादिर का मामला और पांचवा है मुन्ना उर्फ विजयकांत का मामला। उसके बाद है लक्ष्मी चंद्र बनाम स्टेट ऑफ प्रदेश के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार आहत व्यक्ति को साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना पाया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे धारा 307, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठन के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। एक है राजीनामा योग्य नहीं। धारा 109 के अधीन हत्या के प्रयत्न का मामला राजीनामा योग्य नहीं है। जहां परिवादी को गंभीर प्राणघातक चोटें कारित हो गई हो वहां पक्षकारों के बीच समझौता हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक नहीं किया जा सकता। अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल होमिसाइड, अब इसमें ए सेक्शन दिया गया है। एक होता है 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न और 111 भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 संगठित अपराध के लिए दिखाता है और 112 छोटे संगठित अपराध के लिए करता है। 113 आतंकवादी कृत्य के लिए करता है। 114 उपहती के विषय में बताता है। उपहती मीन्स होता है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहती करता है, यह कहा गया है। चोट बोलिए या उपहती बोलिए, ज्यादातर चोट हम लोग यूज करते हैं घर में, चोट ही बोला जाए, जिसको करते हैं हर्ट। और फिर से हम बताते हैं 114 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा सेक्शन 114 कहता है उपहती के बारे में। हर्ट कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहती करता है, यह कहा जाता है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न अपराधों में उपहती या चोट भी एक है। आपराधिक मानववध एवं हत्या के बाद इसी का स्थान है। यह एक ऐसा सामान्यकृत है जो दैनिक जीवन में अक्सर हुआ करता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना ही उपहती या चोट है। संहिता में इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया। अब उपहती को दो भाग में हम लोग देखेंगे। पहला है साधारण उपहती और दूसरा है घोर उपहती, जिसको कहते हैं सिंपल हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। अब इसमें होता है साधारण उपहती या चोट।
इसमें जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहा जाता है इस धारा में उपपत्ति की परिभाषा दी गई है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, रुग्ण अथवा रोगग्रस्त करता है या दुर्बल अथवा क्षीण करता है तो उसे उपपत्ति कारित करना कहा जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से उपपत्ति के अंतर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जिससे किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट, बीमारी या दुर्बलता पैदा होती। अतएव उपपत्ति कार्य का अर्थ है किसी प्रकार का पीड़ा पहुंचाना। उदाहरण किसी महिला को उसके बाल पकड़कर खींचना इस धारा के अंतर्गत अपराध है। पीड़ा शारीरिक होनी चाहिए, मानसिक नहीं, और फिर उपपत्ति कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए। रिचपाल सिंह बनाम घासी रिचपाल सिंह बनाम घासी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि उपपत्ति का अंतिम परिणाम मृत्यु होना उसका आधार तत्व नहीं है। उपपत्ति या चोट के संबंध में निम्नलिखित मामले अवलोकन योग्य है। ओ गॉड, एक है वायशगुर नेशो का मामला। इसमें पति उत्तेजना के अंतर्गत पत्नी के पेट पर लात मारता है। पत्नी का प्लीहा बढ़ा हुआ था। प्लीहा क्या होता है पता नहीं, बढ़ा हुआ था, अतः उस प्रहार से उसका प्लीहा फट जाता है और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती। यह धारण किया गया कि वह उपपत्ति कारित करने का दोषी था, क्योंकि पति का न तो यह आशय था और न ही उसे इस बात का ज्ञान ही था कि उस लात से उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। एक है अनीस बेग, इसमें तो केस के बारे में समझ नहीं, क्योंकि प्लीहा क्या होता है ये तो समझ में नहीं आता। दूसरा एक होता है अनीस बेग का मामला। इसमें एक 16 वर्षीय लड़का एक लड़की से प्यार करता था। वह उससे 3 या 4 वर्ष छोटी थी। यह लड़का उसे कोई प्रेमोत्तेजक या वशीकरण वस्तु खिलाना चाहता था। इस अभिप्राय से एक दूसरे छोटे लड़के को अभिप्रेरित किया कि वह उस लड़की को एक प्रकार की मिठाई खिला दे। उस लड़की ने और उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने वह मिठाई खाई और जितने लोगों ने उसमें हाथ बटाया उन सब में जहर के कुछ लक्षण पाए गए। यह धारण किया गया कि वह लड़का उपपत्ति कारित करने का दोषी था। एक है चतुरनाथ का मामला। इसमें अभियुक्त एवं परिवादी में एक रात को झगड़ा हो गया। अभियुक्त ने एक छड़ी से परिवादी के सिर पर निशान बनाना चाहा। उसके वार से पति को बचाने के लिए परिवादी की पत्नी ने उसकी गोद में एक बच्चा था, उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप किया। निशाना चूक जाने से वार बच्चे के सिर पर आ पड़ा, जिससे गंभीर चोट पहुंची और परिणाम स्वरूप बच्चा मर गया। यह धारण किया गया कि यदि वार अपने सही निशाने पर बैठता तो साधारण चोट पहुंचती, इसलिए अभियुक्त साधारण चोट पहुंचाने का दोषी है। एक है मरान गॉर्डन। इसमें खो नामक व्यक्ति ने खो नामक एक व्यक्ति से एक आने की मांग की। खो कर्जदार था। खो ने बाद में देने का वचन दिया। खो ने खो के पेट पर 2 बार लात मारी, जिसके परिणाम स्वरूप खो गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि स्वेच्छा चोट पहुंचाने का दोषी है, क्योंकि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि खो का आशय यह था कि उसे यह ज्ञात था कि पेट में मारने से खो का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक रणधीर सिंह का मामला। इसमें अभियुक्त ने एक व्यक्ति के पेट पर, फिर वही आ गया, प्लीहा बढ़ा था, ईंट का एक टुकड़ा फेंका जिससे उसकी मृत्यु हुई। धारण किया गया अभियुक्त स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का दोषी था, क्योंकि अभियुक्त का आशय उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं था और न ही उसे ऐसी कोई चोट पहुंचाने का दी जिससे उसकी मृत्यु हुई। स्वेच्छया उपपत्ति कारित करना 115 है, भारतीय न्याय संहिता की धारा इसमें भी है, और उसी में 116 में आ जाता है घोर उपपत्ति, जिसमें
स्वेच्छा उपहति कारित करना, इसमें जो है स्वेच्छा 115 भारतीय न्याय संहिता की धारा अगर 115 देखते हैं तो उसमें यह है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। एक होता है घोर उपहति 116 में। इसमें जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि दूसरा होता है जो कोई करता है 122 की धारा की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले में सिवाय स्वेच्छा या उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी, या जो 10,000 तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय किया जाता है। ये 115 116 में है घोर उपहति। इसके बारे में कल हम जो देखेंगे उसमें देखेंगे। घोर उपहति में कोई ज़्यादा केस नहीं है और हम लोग देखेंगे साधारण उपहति और घोर उपहति में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे जो घोर उपहति में निर्दिष्ट किया गया है पुंसत्व हरण, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, किसी भी अंग का जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ के शक्तियों का नाश या अस्थायी प्रयत्न, सिर या चेहरे पर अस्थायी विद्रूपीकरण, ये सब आपका आ जाता है घोर उपहति में 116 में। अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, उसके बाद कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, ये हो जाए। उसके बाद टिप्पणी है और एक केस है। केस ये हो जाता है इंदु का मामला हो जाता है, ओ बरीन का मामला आ जाता है, साहा अरे का मामला हो जाता है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, जैसे कि हम लोग 327 324 325 में देखते थे, तो अब हम लोग देखेंगे 115 113 114 117 तक में दिया है। और 117 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के बारे में बताया गया है। इसमें जो हम लोग देखेंगे उसके बाद खतरनाक ये उपहति दूसरा हो जाता है। हम लोग 126 स्वदोष अवरोध के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे स्वदोष अवरोध एवं स्वदोष परिरोध में अंतर। स्वदोष अवरोध क्या है, स्वदोष परिरोध क्या है, उसके बाद इसके बारे में अंतर देखेंगे। और बार बार जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में जो अंतर है उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कि जो आपका भारतीय दंड संहिता था वो केवल दंड देने के लिए था और न्याय संहिता इसमें न्याय की भाषा का जैसा कि सुनने के बाद पता चला है उसमें देखते हैं। और इसमें हम लोग पनिशमेंट भी देखेंगे कि कौन कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरी बात यह है कि जो आपको हम कभी उपधारा के बारे में बात करते हैं तो पहले था कि मान लीजिए कोई भी सेक्शन है तो उसमें डायरेक्ट आपको पनिशेबल था, लेकिन अब उपधारा 1 2 3 4 आपको ये मौका देता है कि आप जो है अपराध किस प्रकार करते हैं, आपका एक्टिविटी कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा, आपका हिस्ट्री कैसा करता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये केस कैसा है।
तो अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं तो उस ऑप्शंस को प्रोटेक्शन में डाल करके आप लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हैबिचुअल है तब तो फिर जो मेन पनिशमेंट है वो मिलेगा आपको। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं धारा 1 धारा 2, उसमें उपधारा 1 2 3 दिया है, वो प्रोटेक्शन के लिए दिया गया। बहुत सारे सब लोगों का मानना है कि इसमें कोई भी जो है बदलाव, लेकिन इसमें जहाँ तक है न्याय के बारे में बात कहा गया है, न कि दंड के बारे में कहा गया है। एक सेक्शन में दिया गया है शॉर्ट टाइटल। अब भी कुछ पढ़ना है। मोबाइल गिर गया था और थोड़ा सा डर लगता है। अगर आप 40 देखते हैं धारा 40, तो उसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होने और बना रहना के बारे में बात करता है।
right of self-defense against property available even if the property in questions is open plot. कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसी प्रश्नास्पद भूमि पर भी मिलता है जो खुली है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल एवन इफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस इज ओपन प्लॉट। और ये भी कहा गया है, ओ गॉड, अवेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। कहा जाता है कि प्रेरणा एवं सहायता जीवन के दो आवश्यक अंग हैं। अधिकांश कार्य किसी व्यक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। वह प्रेरणा ही है जो किसी कार्य को सरल एवं सुगम बना देती है। साथ ही एक और अन्य तत्व है सहायता, जिसका कार्य के निष्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामाजिक जीवन में सहायता का तत्व इस प्रकार घुल मिल गया है कि हम उसे चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकते। आज हमारा संपूर्ण जीवन एक गतिविधियां, सहयोग एवं चर्य पर निर्भर करते हैं। एकांत जीवन यापन करना अथवा अकेले ही कोई कार्य कर लेना अत्यंत दुष्कर लगता है, लेकिन कभी कभी वह प्रेरणा, सहयोग, वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाता है जब इनका प्रयोग किसी आपराधिक कार्य के लिए किया जाता है। आपराधिक कार्य प्रेरणा को दुष्प्रेरण में बदल देता है, जो एक दंडनीय अपराध है, और वही इस अध्याय में हमारे अध्ययन का विषय भी है। सामान्य आपराधिक कार्यों की पूर्णता के लिए दुराशय एवं अपराधी के कृत्य का समवर्तन होना आवश्यक है। कतिपय अपवादों को छोड़कर दोनों में से किसी एक के भी अभाव में कोई आपराधिक कृत्य पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, अपराध के गठन के लिए यद्यपि आपराधिक कृत्य का पूर्ण होना आवश्यक है, परंतु अपराध तब भी गठित हो सकता है जब आपराधिक कृत्य का पूर्ण संयोजन न हो पाया हो। हम एक उदाहरण लेते हैं, ख पर गोली चलाता है परंतु निशाना चूक जाता। यहाँ आपराधिक कृत्य पूर्ण रूप से संयोजित नहीं हो पाया है, फिर भी दंड विधि के अंतर्गत क का कार्य अपराध माना जाएगा। दंड विधि ऐसे कृत्यों को भी दंडनीय मानती है जो अपराध गठित होने के पूर्व के प्रक्रम में किए गए आपराधिक दायित्व उसी प्रक्रम पर प्रारंभ हो जाता है जब अपराधकर्ता ने ऐसा कोई कार्य किया हो जो न केवल दुराशय को ही प्रकट करता हो, अपितु दुराशय की सफल करने हेतु कुछ आगे भी बढ़ गया हो। ऐसे कार्यों को अपूर्ण अपराध कहा जाता है। यद्यपि इस नाम पर प्रोफेसर कैनी ने आपत्ति की है, प्रयत्न और दुष्प्रेरण के अपराध इसी प्रकार के अपराध हैं। हे भगवान! उसके बाद आता है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी। मोहित पांडे का मामला है। षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। संजू उर्फ संजय सिंह, स्टेट ऑफ मध्य, ये सब उसमें है।